Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So we will start chapter 13 Biodiversity and Conservation. Ecology series का last chapter है ये. So let's start with biodiversity. पहली बात तो हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. यहाँ पे मैंने इसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं. वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं, तो उनकी स्टडी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. तो इसमें हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में और उसको कैसे कंजर्व करते हैं, उसकी कंजर्वेशन के बारे में. ठीक है, 13.1 and 13.2. Let's start. If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एलियन हमारी प्लैनेट को देखे, अर्थ को, तो वो बहुत ही अमेज्ड हो जाएगा इतना डाइवर्सिटी देख के अर्थ में. ठीक है. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. सो हमारे लिए भी बहुत ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतनी रिचनेस देख के हम भी बहुत ही फैसिनेशन में रहते हैं ना. कितने सारे वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ में हैं, चाहे वो सी एनिमल्स हो, लैंड एनिमल्स हो, बर्ड्स हो. तो बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं, तो हमारे लिए भी बहुत ही फैसिनेटिंग बात है. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants. क्या क्या चीजें हमारे पास हैं? 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स हैं, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स हैं, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज हैं एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स हैं. तो इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. तो क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट? क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं? व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीशीज? इतना सारा स्पीशीज क्यों है हमारी अर्थ में? Did such great diversity exist throughout Earth's history? क्या पहले से ही थी इतनी डाइवर्सिटी जब अर्थ की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तब से है क्या? हाउ डिड द डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट एंड हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर? किस तरह से ये डाइवर्सिटी बायोस्फीयर में रोल प्ले करती है? Would it function any differently if the diversity was much less? अगर डाइवर्सिटी कम होती तो क्या कुछ इफेक्ट होता क्या हमारी अर्थ पे? एंड हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? तो इतनी डाइवर्सिटी से हम ह्यूमंस को क्या बेनिफिट मिलता है? तो ये सारी चीजों का आंसर हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, आगे. तो बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं. इन अवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी फॉर हेट्रोजेनिटी exists not only at the species level but at all levels of biological organization ranging from macromolecules within cells to biomes. तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का दूसरा नेम दिया है हेट्रोजेनिटी. आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ये वर्ड. तो ये क्या है? स्पीशीज लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सेल्यूलर लेवल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल्स टू बायोम्स. तो ये सेल्यूलर लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने दिया था टर्म बायोडाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी, to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है, उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया था. तो एडवर्ड वेल्सन ने दिया था डाइवर्सिटी का टर्म. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 3 टाइप की डाइवर्सिटीज हैं को समझते हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. ठीक है, जेनेटिक लेवल पे जो होगी डाइवर्सिटी उसको होते बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रॉवोल्फिया वोमेटोरिया growing in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces. इंडिया है, मतलब क्या बोल रहे हैं? इसका एग्जाम्पल क्या है? रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है. इसका क्या यूज होता है? रॉवोल्फिया वोमेटोरिया पहली बात तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, रूट्स ऑफ द प्लांट से यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा. मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिए हैं. रॉवोल्फिया वोमेटोरिया में भी पूछ ले कभी, जो रेसरपाइन होता है उसके बारे में है कि वो रूट्स से एक्सट्रैक्ट होता है रेसरपाइन, जो उसका एक्टिव केमिकल होता है.
यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा। ठीक है, तो रेसरपाइन के बारे में दिया है ये सारी चीजें। तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो रेसरपाइन है उसका अलग अलग एरिया में अलग उसका पोटेंसी और जो कंसंट्रेशन है कि कितना क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होगा हर एक प्लांट में, तो वो वेरी कर सकता है। ठीक है, अलग अलग एरियाज में हिमालयन में अलग अलग टाइप के रोवोल्फे वोमेटोरिया होंगे, मतलब अलग अलग प्लांट्स हैं, तो उसमें जो रेसरपाइन है वो सेम तो होगा नहीं ना, केमिकल है, तो उसकी पोटेंसी भी अलग हो सकती है, मे बी पोटेंसी भी हो सकती है, और उसका कंसंट्रेशन भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। तो इंडिया में 150,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस हैं और 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। तो स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी क्या है कि वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी ईस्टर्न घाट से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकते हैं कि वो उल्टा करके लिख दे कि ईस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द वेस्टर्न, तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। फिर नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस with its desert rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway। क्या बोल रहे हैं इकोसिस्टम लेवल पे? जैसे कि इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्टुरीज एंड अल्पाइन मेडोज, तो इन सब की जो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आपको भी पता होना चाहिए, जैसे कि है डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, तो इन सब में इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वो इन कंट्रीज से ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ तो ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब क्या है? इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। ठीक है, बहुत टाइम लग गया है, मिलियंस ऑफ इयर्स लग गए इतनी डाइवर्सिटी के लिए, बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट्स ऑफ स्पीशीज लॉसेस कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं, कितना टाइम लग गया बायोडाइवर्सिटी को एक्यूमुलेट करने में, बट ये सारा चीजें हम लूज कर सकते हैं अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, 2 सेंचुरी के अंदर ही सब खत्म भी हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न as more and more people around the world began to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। क्या बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी और उसका जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गया है इंटरनेशनल लेवल का, क्योंकि अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस है और कितना जरूरी है इसका हमारे सर्वाइवल के लिए और इस प्लैनेट के वेल बीइंग के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो क्या बोल रहे हैं, आप डेटा थोड़ा सा आप समझेंगे क्या क्या डेटा है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, we know that how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species are there on earth। तो क्या बोल रहे हैं, इतना रिकॉर्ड्स है कि इतना डिस्कवर हो गया, इतना नेमिंग हो गया, बट अभी भी कितने एग्जैक्ट नंबर आप बता नहीं सकते हैं कि कितने स्पीशीज हैं, बस एक आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, तो आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईयूसीएन। इसको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये भी काफी बार आता है। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आईयूसीएन 2004 के अकॉर्डिंग क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। तो ये क्या आईयूसीएन का क्या है? एटलीस्ट 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा ही है। ठीक है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। बट हमको नहीं पता अभी कितनी स्पीशीज और बाकी हैं, एस्टिमेट नहीं पता, डिस्कवर और डिस्क्रिप्शन उसका नहीं अवेलेबल है। बस इतना पता है कि आईयूसीएन के अकॉर्डिंग इतना 1.5 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है,
Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. Guess कर रहे हैं, कोई exact number नहीं पता. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे taxonomic groups हैं, वहां पे क्या है कि temperate और tropical region का भी आपको ध्यान रखना है कि temperate region में जो species inventory है वो complete हो चुकी है, मतलब कि वहां पे total पता चल गया है कि कितना species अवेलेबल है टेम्परेट में, ठीक है. लेकिन जो स्पीशीज रिचनेस है वो हमेशा याद रखना है कि वो ट्रॉपिकल की ज्यादा होती है. स्पीशीज रिचनेस में शॉर्ट में लिख देती हूँ. स्पीशीज रिचनेस कहाँ पे ज्यादा होती है? हमेशा ट्रॉपिक में ज्यादा होती है, ठीक है. ट्रॉपिकल एरियाज में स्पीशीज रिचनेस, ठीक है. और स्पीशीज इन्वेंटरी कहाँ की कंप्लीट हो गई है? टेम्परेट की. कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंगली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स. और ट्रॉपिक्स में अभी भी बहुत सारे स्पीशीज डिस्कवर करना बाकी हैं, बहुत सारे, ठीक है. Biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth. तो क्या कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट? क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पीशीज के रिचनेस के बारे में, कि एक स्टडी की उन्होंने, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स किया, फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं एनिमल एंड प्लांट के रेशियो से, सो दैट थोड़ा सा आइडिया लग जाए टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, ठीक है. Some extreme estimates range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically round estimate made by Robert May places the global species diversity at about 7 million. तो क्या बोले, एक रफ एस्टिमेट उन्होंने क्या दिया है? रफ एस्टिमेट भी दिया है 20 to 50 मिलियन. पहले तो IUCN ने 1.5 मिलियन बोला, ठीक है. फिर उसके बाद रफ एस्टिमेट से 20 to 50 मिलियन दिया. फिर एक रॉबर्ट में है, ठीक है, रॉबर्ट में है, उन्होंने क्या बोला है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो है 7 मिलियन. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, रॉबर्ट में ने बोला है 7 मिलियन, ठीक है. ये हो गया आपका थोड़ा सा डेटा. आगे और थोड़ा सा डेटा समझेंगे. इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा. एक बार में तो इतनी जल्दी नहीं होगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा. Let us look at some interesting aspects about Earth's की biodiversity based on the currently available species inventory. Inventory मतलब कि कितनी species present है, नंबर, ठीक है. More than 70% of all the species recorded are animals. ठीक है, 70% क्या है? एनिमल्स है. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 70% एनिमल्स है. वाइल्ड प्लांट्स, प्लांट्स में क्या क्या आता है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल. तो 22% में ये सब आ जाएगा. 70% में आ जाएंगे एनिमल्स, 22% में जाएंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है. Among animals, insects are the most species rich taxonomic group. ये भी आपको ध्यान रखनी है कि एनिमल्स में इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है. ये भी इंपॉर्टेंट है. मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल. मतलब कि एनिमल्स में भी, एनिमल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, ठीक है. इंसेक्ट्स हैं 70%. फिर क्या बोल रहे हैं? दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लानेट 7 आर इंसेक्ट. तो 7 में 7 इंसेक्ट्स हैं. अगर टोटल 10 मान लें एनिमल्स हैं तो 7 इंसेक्ट्स हैं, ठीक है. इस तरह से तभी तो 70% होगा ना. अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस enormous diversification of insects? The number of fungi species in the world is more than combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. तो क्या बोल रहे हैं कि फंजाई का जो वो है स्पीशीज है वो किससे ज्यादा है? अगर आप ऐड कर दें फिशेस प्लस एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स, इन सबको भी अगर आप ऐड कर दें ना तो भी फिशेस का ज्यादा है. ये फिशेस है, ठीक है. और ये क्या है? ये फंजाई है, सॉरी, और ये फिशेस है. तो फंजाई का इन सबसे भी ज्यादा है, ठीक है. FARM याद रखना है. फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है और क्या लिखा हुआ है? फिर फिगर में दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीशीज नंबर ऑफ मेजर टैक्सा. तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ग्राफ्स हैं, ये सब पाई चार्ट्स के फॉर्म में. ये थोड़ा सा आपको समझना होगा इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में. तो इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स, मोलस्का, क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप्स होते हैं. और वर्टिब्रेट्स में फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये सब आते हैं.
इनवर्टिब्रेट्स किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनमें एक सिंगल लाइन ऑफ बैकबोन नहीं होती ना, नो बैकबोन। और वर्टिब्रेट्स में होती है, मैमल्स जैसे हम लोग हैं तो बैकबोन होती है ना। तो इसमें देख सकते हैं इंसेक्ट सबसे ज्यादा हैं, फिर आएंगे अदर एनिमल ग्रुप्स आएंगे, ऑरेंज वाला ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मॉलस्क और उसके बाद आएगा क्रस्टेशियंस। तो सबसे पहले आएगा इंसेक्ट्स, अदर एनिमल ग्रुप्स, मॉलस्क और क्रस्टेशियंस लास्ट में। ठीक है, IOM&C इस ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रेट्स में क्या है, सबसे पहले आएंगे फिशेस, फिर क्या है बर्ड्स, फिर उसके बाद आएंगे रेप्टाइल्स, फिर आएंगे एम्फीबियंस, फिर आएंगे मैमल्स। तो FBRAM इस तरह से याद रखना है, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। तो ऑर्डर में याद रखना है, सबसे ज्यादा फिशेस और सबसे कम है मैमल्स। फिर लास्ट वाले में आएंगे प्लांट्स में, देखेंगे सबसे पहले किसका आएगा। सबसे पहले है फंजाई, फिर आएगा एंजियोस्पर्म्स, फिर आएंगे एल्गी, फिर आएंगे मॉसेस, फिर आएंगे फर्न्स एंड एलिलीज और फिर आएंगे लाइकेंस। तो इसका ऑर्डर आपको याद रखना है, फंजाई और एंजियोस्पर्म्स, फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म्स, फिर मॉसेस, फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म्स, फिर एल्गी, फिर मॉसेस, फिर फर्न्स एंड एलिलीज, फिर लाइकेंस। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। इसका है IOMC, पहले वाले का कौन सा है, इनवर्टिब्रेट्स, फिर इसका हो जाएगा FBRAM वर्टिब्रेट्स, और यहाँ पे क्या है FAAMFL। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये ऑर्डर, हो सकता है कुछ भी इस ग्राफ से पूछ ले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इट शुड बी नोटेड दैट दीज estimates do not give any figures for prokaryotes। तो मतलब कि इसका ड्रॉबैक क्या है कि प्रोकैरियोट्स को लिस्ट नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर देयर माइट बी। प्रोकैरियोट को नहीं दिया और बायोलॉजिस्ट को ये भी नहीं पता है कि कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज प्रेजेंट है। The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory conditions। तो उसके दो रीजंस हैं। पहली बात तो उनको ये मतलब हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कल्चर भी नहीं कर सकते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, इनको कल्चर भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्पीशीज को कल्चर भी नहीं कर सकते हैं ना, नंबर भी नहीं काउंट कर सकते हैं, नंबर नहीं काउंट कर सकते हैं और कल्चर भी नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए उनका डेटा मिसिंग है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने हैं पॉइंट्स कि प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को इन पाई चार्ट्स में कोई भी जगह नहीं दी है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%। इंडिया में क्या है, 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया इंडिया में है, 2.4%। फिर उसके बाद क्या है, ग्लोबल स्पीशीज का जो डाइवर्सिटी है वो हो जाएगा 8.1%। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दैट इज वाई मेक्स अवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या है, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है। अब क्या बोल रहे हैं, 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। तो 45,000 क्या है प्लांट्स, और डबल हो गए एनिमल्स, तो डबल कितना हो गया इसका, 90,000 एनिमल्स। ये इंडिया का डेटा है। ठीक है, और इंडिया का लैंड एरिया कितना है वर्ल्ड में, 2.4%। और जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है, शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिया का, वो है 8.1%। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। हम लोग को नहीं पता कि कितनी स्पीशीज डिस्कवर और ये सब बाकी है। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो 22% बचा है, मतलब अभी रिकॉर्ड हो चुका 22%। ठीक है, मे के डेटा के हिसाब से 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज रिकॉर्ड हुई हैं। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडिया diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। मतलब कि 1 lakh plant species बाकी है अभी डिस्कवर होने में, और 3 लाख एनिमल स्पीशीज बाकी है डिस्कवर होने में। ठीक है, वुड बी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंटरी ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर कंट्री
Consider the immense trained manpower and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. तो ये बोल रहे हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है ये, बहुत ही होपलेस सी सिचुएशन है कि हम पूरी इन्वेंट्री कंट्री की कंप्लीट कर पाए, क्योंकि जब तक इतना ज्यादा थ्रेट फेस कर रहे हैं ना, एक्सटेंशन हो रहा है, इतना ज्यादा डिस्कवर होने से पहले वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है सब एक एक स्पीशी के बारे में पता लगाना, डिस्कवर करना उनको, ठीक है। तो नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और जो लाइब्रेरी है बायोलॉजिकल नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी वो बर्न हो रही है पहले ही, नाम आने से पहले ही, ठीक है। तो अब ये देखते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है पहला। तो क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिटी जो होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है वर्ल्ड में, ठीक है, अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किस एरिया में ज्यादा है और किस एरिया में कम। So for many group of animals or plants, there are interesting patterns in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो ये देखिए जैसे कि ये है अर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और यहाँ पे है इक्वेटर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग पोलर रीजन में जाएंगे, इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन से हम लोग जाएंगे पोलर रीजन में जाएंगे, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हो जाएगी कम, डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। पोल्स के साइड जा रहे हैं ना, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो हम लोग इक्वेटर से अगर ऊपर जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे मैंने दिया एरो डाउन है ना, मतलब स्पीशीज जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स का लैटिट्यूडनल रेंज क्या है, 23 to 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक का लैटिट्यूडनल रेंज है, ये भी ध्यान रखना है, इसको कुछ भी चेंज करके कहीं भी लिख सकता है। हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर रीजन्स, तो ये आपको याद रखना एक लाइन इस चैप्टर में कि ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है। तो इनके यहाँ ज्यादा स्पीशीज है, ट्रॉपिकल में, टेम्परेट या पोलर रीजन में कम है। अब क्या बोल रहे हैं, अलग अलग जगह के डेटा दिए गए हैं कि कोलंबिया कहाँ पे लोकेटेड है, इक्वेटर में, वहां पे कितना है 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। वाइल न्यूयॉर्क एट 41.9 डिग्री, वहां पे कितना है 105 स्पीशीज हैं। और ग्रीनलैंड में कितना है, ग्रीनलैंड में कितना दिया है 71 डिग्री नॉर्थ में 56 स्पीशीज हैं। तो कोलंबिया में कितना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, कोलंबिया में 1400 बर्ड्स, न्यूयॉर्क में 105 और ग्रीनलैंड में 56, ठीक है, हो गया। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कहाँ है, इंडिया में, ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स में ज्यादा लैंड है। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in temperate region like the Midwest of the USA। क्या बोल रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इक्वेटर में वहां पे 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज है वास्कुलर प्लांट्स की, सेम एरिया का फॉरेस्ट है, टेम्परेट रीजन मतलब ट्रॉपिकल में ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज है वास्कुलर प्लांट्स की, मिडवेस्ट यूएसए से कंपेयर किया है, ठीक है। टेम्परेट और ट्रॉपिकल का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। The largely tropical Amazonian rain forest in South America has the greatest biodiversity on Earth। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, कुछ भी नाम आ सकता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली आ चुका है। इट इज अ होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3000 फिशेज हैं, 1300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स हैं, 427 एम्फीबियंस हैं। तो मैमल्स और एम्फीबियंस का सेम आ रहा है, और 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,500 इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। सबसे ज्यादा अर्थ में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, कुछ भी ये लिख के आ सकता है। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। मतलब इन फॉरेस्ट में भी अभी भी 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज बाकी हैं डिस्कवर होने में, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि वहां पे इतनी ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो उसके दो रीजंस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे जरूर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are, पहला क्या है, speciation. Speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. ये क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिएशन एक टाइम का एक फंक्शन है कि ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज रिचनेस का क्या रीजन है, क्योंकि वहां पे पहली बात तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है और वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है जेनेटिक डिफरेंसेस आने में, वेरिएशंस आने में, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, ग्लेशिएशंस नहीं होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। कहाँ पे ग्लेशिएशन कहाँ पे होता है, टेम्परेट एरिया में। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं, अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स लिखा है ना। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स मतलब कि टेम्परेट में ग्लेशिएशन होता है, वहां ट्रॉपिकल में नहीं होता है। और ट्रॉपिकल में क्या होता है, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, इसलिए यहाँ पे इनको बहुत टाइम मिल गया स्पीशीज डाइवर्सिफाई करने के लिए। ठीक है, सब कुछ कांस्टेंट चल रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम मिल गया इनको स्पीशीज को डाइवर्सिफाई करने में। और सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होते हैं तो टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में सीजन्स चेंज नहीं होते हैं, कांस्टेंट चलता रहता है टेम्परेचर और प्रेडिक्टेबल होता है। तो सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट नीशे स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू अ ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ऐसे एनवायरनमेंट्स में ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हो जाती है। थ्री पॉइंट्स हैं इसके, एक और है, क्या है, सी पॉइंट क्या है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। क्या बोल रहे हैं कि सोलर एनर्जी ज्यादा प्रेजेंट होती है ट्रॉपिक्स में, विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। ये जिसकी जैसे ज्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी, ज्यादा सनलाइट मिलेगी, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी ना, तो उसकी वजह से ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हो जाएगी। तो ट्रॉपिकल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वहां पे टेम्परेचर फिक्स रहता है, कोई भी ग्लेशिएशंस नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंट में सीजनल चेंजेस नहीं होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, ज्यादा सनलाइट मिलती है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ज्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी में, इसीलिए उसका यही रीजन है, ट्रॉपिक्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट, और टेम्परेट में ग्लेशिएशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये वाला से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आएगा ही आएगा। फिर सेकंड है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स, ये क्या है सेकंड नंबर पे, इसको समझते हैं। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड geographer Alexander von Humboldt observed that within a range region species richness increased with increasing explored area। ये क्या बोल रहे हैं कि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या थे, एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे और ज्योग्राफर थे। तो ये अपना घूम रहे थे साउथ अमेरिकन जंगल्स में, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे ज्यादा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, थोड़ा सा एक लिमिट था। ठीक है, इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, स्पीशीज रिचनेस है वाई एक्सेस पे, एरिया है एक्स एक्सेस पे। ठीक है, तो z क्या है, z क्या है यहाँ पे, स्पीशीज है स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किसके लिए बोला है इन्होंने, टैक्सा में कौन कौन सा है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज, ये इसके उनके लिए है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और यहाँ पे फिर जब हम लोग उसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, इसका क्या वो दिया है, s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पर, एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस, एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस, इधर पे आप देखिए एक बार जहां पे मैंने लिखा हुआ है, एस क्या है, सी ए टू द पावर जेड। तो एस क्या हो जाएगा, स्पीशीज रिचनेस है ये, और ये सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है ना अगर आपने ग्राफ में पढ़ा होगा। ठीक है, और ए हो जाता है आपका एरिया, और जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, उसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, जब इसको हम लोग लॉग
में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है ना, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। z आगे आ जाता है ना, अगर आपने log तो पढ़ा होगा ना मैथ्स में, तो z आगे आ जाता है कि जब इसको log में कन्वर्ट करेंगे, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। ये log में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है। और इसका इक्वेशन ध्यान रखना है, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, जहाँ पे s क्या है, स्पीशीज रिचनेस, a एरिया, z स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, c है y इंटरसेप्ट। तब z के बारे में बहुत बात हो रही है कि जितना ज्यादा z होगा उतना ज्यादा आपका स्पीशीज रिचनेस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो क्या बोल रहे हैं कि z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group of the or the region। तो z का क्या वैल्यू है, हमेशा याद रखना है 0.1 से 0.2। कोई भी रीजन हो, कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो, वेदर इट इज द प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मॉलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली स्मॉलर। कहीं पे भी हो, चाहे ब्रिटेन के प्लांट्स हो, कैलिफोर्निया की बर्ड्स हो, या न्यूयॉर्क के मॉलस्क हो, ये यही रहेगा, z हमेशा यही रहेगा 0.1 से 0.2। ठीक है, फिर क्या बोल रहे, बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरियाज लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स में अगर आप करते हैं बात, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी मच स्टीपर, बढ़ेगा ही। सेड वैल्यूज हो जाएंगी अपना रेंज में 0.6 से 1.2। अगर हम लोग 0.6 से 1.2 हो जाएंगी, अगर हम लोग पूरा पूरा कॉन्टिनेंट लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ कॉन्टिनेंट, 0.6 से 1.2, तो ये स्टीप होता जाएगा, ये वाला जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, और कर्वी होता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा अगर आपका z बढ़ेगा, z वैल्यूज ये हो जाएंगी। अब क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस कौन होते हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स फ्रूट खाती हैं, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। इनके लिए 1.15 है। तो ये डेटा बहुत ध्यान से लर्न करना आपको। अगर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स पूछा है जनरल टाइप का, तो 0.1 से 0.2 यहाँ पे लिखा है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा z होगा, उतना ज्यादा स्टीप होगा ग्राफ। कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं तो z थोड़ा बढ़ेगा 0.6 से 1.2। और फ्रूगीवोरस के बारे में अगर बात हो रही है, फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, उनका z वैल्यू हो जाएगा 1.15। यहाँ पे लिख देती हूँ 1.15। तो ये डेटा बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ग्राफ, जिन्होंने किसने दिया था, ये अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने दिया था। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इसका पैटर्न में, और क्या है, स्पीशीज रिचनेस और एरिया का आपका रिलेशनशिप। ठीक है, सो इस वाले सेशन में का इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज कमेंट कैसा लगा आपको सेशन आज का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। एनी डाउट्स काइंडली कमेंट जरूर करिएगा, so that I am motivated to make more such videos for NCERT series. Thank you so much guys. See you in the next video. Have a great day.